नील्स बोर नील्स नील्स बोर का मॉडल है। क्या है? नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी, क्या कौन सी कमियां थी? एक था उसका स्थायित्व और दूसरा क्या था? रेखीय स्पेक्ट्रम। इन कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत, जो मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, उसी को लेकर के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन किया और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके नील्स बोर की 3 पोस्टुलेट हैं, अपग्रहियां। नील बोर की कितनी अपग्रहियां? उन्होंने जो रदरफोर्ड का पहला मॉडल में जो कमी थी, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन मेघ के आकार के रूप में जिस घूमते हैं, तो उन्होंने उसमें संशोधन करके क्या बताया कि मेघ आकार में न घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा लेवल पर ही घूमते हैं। उन ऊर्जा लेवल को स्थायी ऊर्जा लेवल बोलते हैं। क्या? स्थायी ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? स्थायी ऊर्जा स्तर। नील्स बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन मेघाकार आकार में न घूम करके एक निश्चित ऊर्जा लेवल पर ही घूमते हैं, और उन्हीं ऊर्जा लेवल पर घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr (n/2 पाई) का पूर्ण गुणज हो। किन कक्षाओं में घूमते हैं? जिनका कोणीय संवेग mvr (nh/2 पाई) का पूर्ण गुणज हो। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं एक निश्चित त्रिज्या के कोषों पे ही घूमते हैं। तो जब निश्चित ऊर्जा लेवल पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिससे उसकी जो कक्षाएं हैं छोटी नहीं हो गई और लास्ट में वो नाभिक नहीं गिरेगा, अपनी एक स्टेबल पोजीशन में बना रहता है। क्योंकि स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उस पर जो है ऊर्जा का उत्सर्जन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में नहीं करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया था? स्थायी अवस्था में घूमते हुए दूसरा क्या था उनका प्रोसीजर? स्थायी अवस्था में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। स्थायी अवस्था में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तीसरा उन्होंने क्या बताया था कि स्थायी अवस्था में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को यदि बाहरी स्रोत से कोई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से उठ करके दूसरी उच्च ऊर्जा लेवल पे पहुंच जाता है, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है। कितना रहता है? 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है और तुरंत 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है और तुरंत अपनी ग्राउंड स्टेट पे पुनः वापस आ जाता है। और जब वो पुनः वापस आता है तो वो दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर फोटोनों का उत्सर्जन करता है। माना कि एक ऊर्जा स्तर E1 है, माना कि एक कक्षा की ऊर्जा स्तर क्या है? E1 और दूसरी की क्या है? E2 है। तो इनके डिफरेंस के बराबर hb प्रकाश का फोटोन वो उत्सर्जन करेगा। यही लेसर और मेसर का सिद्धांत है। लेसर का क्या? यही तीसरा परिकल्पना उन्होंने जो दी थी, यही लेसर का और मेसर का सिद्धांत है। लेसर का पूरा नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, और मेसर का माइक्रोवेव एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ। तो ये हो गया लेसर का सिद्धांत। सेम इसी तरह चलता है। क्या है इसमें तीसरा प्रोसीजर उसने क्या बताया कि उन्होंने परिकल्पना क्या हाइपोथेसिस क्या दी थी कि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर पे है और अगर उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो वो उच्च ऊर्जा लेवल पे पहुंच जाता है, जहां पे वो 10⁻⁸ सेकेंड रहता है और तुरंत उसी ग्राउंड स्टेट में जैसे उतरेगा
तो वो दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर फोटॉन का उत्सर्जन करता है। इसलिए उसके रेखीय स्पेक्ट्रम में एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्योंकि रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है, एक निश्चित आवृत्ति की, रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति की तरंगदैर्ध्य की तरंगे होती हैं, निश्चित आवृत्ति की तरंगे होती हैं। तो रेखीय स्पेक्ट्रम इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि वो निश्चित आवृत्ति का फोटॉन उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो हम देखते हैं तो क्या एक निश्चित आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है उस पर। तो ये हो गया, यही है आपका नील्स बोर्स का मॉडल।